बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम और AB और BC का रेशियो दिया है आपको 3:2 और यहाँ पर H1 आपको 20 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर निकालना क्या है, आपको H2 निकालना है। तो अब ध्यान से आप देखिएगा, आपको यहाँ पर विदिन अ सेकंड आप आंसर निकाल पाएंगे, बस ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते रहिएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, 20 का 3 में मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 60 और 60 में आपने डिवाइड करा किससे, ये वाले 2 से, तो आंसर कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। विदिन अ सेकंड आप आंसर निकाल पाएंगे। वीडियो को पूरा देखें और कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित विश्वकर्मा वर्तमान में पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत जबलपुर मंडल में कार्यरत हूँ और मेरी इस सफलता का श्रेय मनीष सर को जाता है। दोस्तों, मैंने अपनी तैयारी भारत एजुकेशन सेंटर में की है। मनीष सर मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, एक बार आप उनसे जुड़िए। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भारत एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल पढ़ा था और रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आज हम समझेंगे और एक ही वीडियो में इसकी सारी प्रॉपर्टी हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद फिर आपसे बहुत आसानी से विदिन अ सेकंड आप आंसर निकाल पाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपको करने में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आप ये नोट डाउन करते जाना। देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम आपको दिखाई दे रहा है ABCD और पैरेललोग्राम को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो अभी देखिएगा यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो AB यहाँ पर जो आपको साइड दिखाई दे रही है, ये AB साइड हमेशा और हमेशा CD के पैरेलल होगी। ठीक है, AB हमेशा समांतर होगी CD के। एक बात ये, दूसरी बात ये है इसी में कि BC जो है वो पैरेलल होगी किसके, AD के। तो ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल से ये थोड़ा सा डिफरेंट है और वो डिफरेंट किस बेसिस पे है, एंगल के बेसिस पे। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेक्टेंगल अगर बनेगा तो उसमें हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। लेकिन यहाँ पर पैरेललोग्राम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बने। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना। अब इसके अलावा अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके अगर हम डायगोनल खींचते हैं, अगर हम इसके डायगोनल खींचते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायगोनल बना दिया BC, यहाँ पर मैंने एक डायगोनल बना दिया BC और अगला जो डायगोनल होगा वो हो गया अपने पास यहाँ पर AC। अब जब दूसरी मेन प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, यहाँ पर BD इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, मतलब डायगोनल जो होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि डायगोनल्स इक्वल हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर यदि हम डायगोनल्स की बात करें तो ये मान लीजिए एक D1 डायगोनल है और ये आपका D2 डायगोनल है। अभी आप ध्यान से समझना, D1 डायगोनल कभी भी D2 के इक्वल नहीं होगा, मतलब डायगोनल इसके सेम नहीं होते हैं। ठीक है, इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है डायगोनल से संबंधित, वो ये है कि डायगोनल को ये वाली जो लाइन होगी, मतलब D2 जो है वो हमेशा D1 को बराबर 2 भागों में बांटेगा। मतलब हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर AO बराबर होगा OC के। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसकी ये हो जाती है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर OD जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, OB के, मतलब इक्वली डिवाइड करता है ये। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब इसके साथ साथ हम अगर एक बात और समझे कि ऐसा क्यों होता है, ये इक्वली डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ये वाला जो डायगोनल है D2 वो आपका छोटा होगा इसमें और D1 आपका बड़ा होगा, तो ये बात तो पक्की होगी कि यहाँ पर D1 जो है D2 इक्वल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और हमें यहाँ पर ध्यान से समझनी पड़ेगी, ये वाला डायगोनल जो है वो आपका बराबर है किसके, इसके OC के। वैसे ही आपका D2 का ये वाला जो भाग है OD वो बराबर है किसके, OB के। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल होगा। तो ये यदि थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बात करें यहाँ पर साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप बताइए यहाँ पर यदि ये एंगल आपका x होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा। वैसे भी अगर आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो यदि ये एंगल x है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये एंगल y है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा। वैसे ही अगर अपन बात करें ये वाले ट्राइंगल में, अगर ये आपका इस तरफ y बना
तो यहाँ पर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल यदि y है तो यहाँ पर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि AO जो होगा वो OC के बराबर होगा और OD जो होगा वो OB के बराबर होगा। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि इसी में अगर इसी प्रॉपर्टी में अगर हम एक चीज़ और देखें वो ये होगी कि D1 कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा किसके, D2 के, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा होगा। और यदि 90 डिग्री का एंगल बन गया तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होगी। अब हम इसकी अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें जो कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो सकती है, वो है आपकी तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी। भाई ध्यान से समझना, एरिया से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी वो क्या है। यदि हम इसका अगर हम एरिया निकालें तो एरिया निकालने के लिए आप बताइए कैसे निकालेंगे। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना लीजिए, ठीक है, एक एल्टीट्यूड या फिर हम इसको हाइट कह सकते हैं H1, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। वैसे ही एल्टीट्यूड आप यहाँ से डाल दीजिए, ठीक है, ये एल्टीट्यूड आपने डाल दिया 90 डिग्री और इसको आप दे दीजिए क्या, S2। तो मैंने आपको बताया था यदि ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप इसको बेस मानते हुए ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब इसका एरिया का जो फार्मूला होगा वो ये होगा, यहाँ पर बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पर L है, तो मैं ऐसा यहाँ पर लिख सकता हूँ L, और हाइट मेरी यहाँ पर H1 है तो H1, ठीक है। वैसे ही मैं इस तरफ भी ऐसे इसको लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं बेस, यहाँ पर ये बेस मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसको बेस मान लेता हूँ और H2 क्या है, यहाँ पर हाइट है। तो आप बताइए दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला तो इसका ये बन जाएगा LH1 और दूसरा हो जाएगा क्या, BH2। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा ध्यान रखना आपको जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, L/B बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा, H2/H1। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन में आंसर मैंने यहीं से निकाला था, ठीक है। आप देखते से आंसर बताएंगे, बस ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो आप ध्यान रखें। कैसे बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो H1 है वो आपको क्या दिया था, 20 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। H1 क्या दिया था, 20 सेंटीमीटर दिया था। और इनका जो रेशियो है L और V का रेशियो कितना दिया था आपको, 3:2 दिया था। बस इस फार्मूले में आप रखिए, तो यहाँ पर L की जगह क्या रखोगे 3, V की जगह क्या रखोगे 2, और यहाँ पर H2 आपको निकालना था तो H2 की जगह S2, और यहाँ पर H1 जो था वो आपको 20 दिया था। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 दिया 60, 60 में 2 का भाग लगाओगे कितना जाएगा आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो S2 की वैल्यू क्या आ गई थी, सीधा सीधा 30 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर आ गया था। तो इस तरीके से मैंने उसका आंसर निकाला था। तो ये तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है और यहाँ पर इसको आपको याद रखना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, तो बस इतना ध्यान रख लें कि ये जो है हाइट है, ये हाइट H1 है और ये आपकी दूसरी वाली जो हाइट है वो आपकी H2 है। अच्छा, यहाँ तक जितने भी मैं कॉन्सेप्ट या जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज में मैं आपको उसका क्यों का जो आंसर है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इससे क्या होगा कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में लंबे समय तक चलेगा और आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। अब हम चलते हैं एरिया रिलेटेड, और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, वो हम देखते हैं और वो क्या हो सकती हैं। तो रेक्टेंगल में वैसे भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर और कैसे कैसे एरिया को समझा जा सकता है और एरिया रिलेटेड और कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसकी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसके बाद 3 प्रॉपर्टी आपकी फिनिश हो जाती हैं, चौथी प्रॉपर्टी आती है, इसी में एरिया रिलेटेड प्रॉपर्टी है। देखिए, चौथे नंबर पे आप पॉइंट डालिएगा, चौथा नंबर। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उस रेक्टेंगल में देखते हैं, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया और इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, ABCD, ठीक है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। अभी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यदि मैं यहाँ पर एक डायगोनल खींचता हूँ, ठीक है, तो हमेशा ये जो डायगोनल होगा वो इस पैरेललोग्राम को 2 भागों में विभाजित करेगा। यदि इसका एरिया 2 है तो यहाँ पर ये एक होगा और ये एक होगा, ठीक है, समान 2 भागों में विभाजित करेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो AC जो डायगोनल है वो दोनों में कॉमन है, तो इस टाइप से ये यहाँ पर दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये बराबर 2 भागों में विभाजित करते हैं।
अगला अगर हम देखें इसी में अगर एरिया रिलेटेड, तो ध्यान से समझिए, यदि मैं एक और पैरेललोग्राम बनाता हूँ और इसमें 2 डायगोनल ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसका यदि पूरा एरिया 4 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये 2 है तो ये 1/2 और ये 1/2 होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी ये 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, मतलब टोटल का कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो बराबर 4 भागों में इसको ये विभाजित करता है। एक प्रॉपर्टी इसकी हो गई। अब यदि मैं 5वें नंबर पर देखूँ तो 5वें नंबर पे मुझे प्रॉपर्टी क्या मिलेगी वो ध्यान से समझना। यदि मैं इसको A1 दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, ध्यान से देखना, और यहाँ पर एक कहीं भी इस पैरेललोग्राम में कहीं पर भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने वो पॉइंट कहाँ ले लिया, यहाँ पर ले लिया, ध्यान से समझना, और मैंने इसको ऐसे मिला दिया। मान लेता हूँ ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को O नाम दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका AO, OD, और इसको भी ऐसे मिला दिया मैंने यहाँ पर, और इसको भी ऐसे मिला दिया, ठीक है। अभी आप ध्यान से समझना, इसका एरिया मैंने मान लिया A1, ये A2 मान लिया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। अब प्रॉपर्टी क्या है ना, यहाँ पर समझना प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये है कि यदि मैं A1 को A3 में प्लस करता हूँ, A1 को A3 में प्लस करता हूँ, तो बराबर में जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा मुझे किसका, A2 प्लस A4 का, ठीक है। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आगे जाके ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब ये आया कैसे, हम थोड़ा सा उसको समझते हैं, ठीक है। ये कैसे हमें मिला, तो ध्यान से आप बोर्ड की तरफ देखें। बेसिक प्रॉपर्टी है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर यदि अगर मैं एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से ये खींच दिया, ठीक है, इसको मैंने दे दिया H1, और वैसे ही मैं यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर खींच देता हूँ, इसको दे दिया मैंने H2, और यहाँ पर खींचा मैंने, इसको दे दिया H3, और यहाँ पर खींचा, इसको दे दिया मैंने क्या, H4। अब आप बताइए, यदि ये L है, ठीक है, तो ये भी आपका L होगा, और यदि ये B है तो ये भी क्या होगा, आपका B होगा, क्योंकि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेललोग्राम में कैसी होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये L है तो ये भी L होगा, और ये B है तो ये भी B होगा, ठीक है। अभी आप ध्यान से समझिएगा कि अगर ऐसा होता है तो आप बताइए, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD प्लस करिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, ठीक है। इन दोनों का एरिया आप प्लस करिए तो क्या मिलेगा आपको, 1/2, यहाँ पर बेस क्या है, B है, और यहाँ पर हाइट H1 है, प्लस 1/2 बेस क्या है, उधर भी B है, और हाइट क्या है, H2 है। तो ये आपने प्लस करा, ठीक है। तो ये एरिया, अब आप जब इसको प्लस कर रहे होंगे तो 1/2 B कॉमन आ गया, H1 प्लस H2 यहाँ पर ब्रैकेट में आपको बच जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम कंडीशन यदि आप ये दोनों का एरिया प्लस करो, ये एरिया किस किस का था, यहाँ पर A1 का था प्लस A3 का था। अब वैसे ही अगर आप यहाँ पर A2 का एरिया प्लस करो किससे, A4 से, तो आपको क्या मिलेगा, 1/2, यहाँ पर बेस क्या है, L है, और हाइट क्या है आपकी, H4 है, तो यहाँ पर आपने H4 रख दिया, ठीक है। वैसे ही 1/2 बेस क्या है ऊपर देखिए L, और हाइट क्या है यहाँ पर H3 है, तो ये H3 कॉमन लोगे आप, 1/2 L ब्रैकेट में क्या बचा, H4 प्लस H3। अभी आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 1/2 इंटू B H1 प्लस H2 को जब आप पूरा मिलाते हैं तो क्या बनता है, L। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह L रख सकता हूँ। आप ध्यान से देखिए, H1 प्लस H2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, L के, तो यहाँ पर ये L के इक्वल हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर H4 और H3 ये दोनों किसके इक्वल होंगे, B के, और अगर ये B के इक्वल होंगे तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, 1/2 L इंटू B। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है, आप देखिए यहाँ पर दोनों का एरिया कैसा हो गया, इक्वल हो गया। और यदि ये दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते थे, ठीक है। यहाँ तक ये वाली जो प्रॉपर्टी है बहुत मेन प्रॉपर्टी है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें। अब आते हैं हम नेक्स्ट 6वीं प्रॉपर्टी की बात करें। ये 6वीं प्रॉपर्टी भी एरिया रिलेटेड है। यदि हम कोई एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और उस पैरेललोग्राम को जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर समझिए ज़रा, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया है A
बी सी और डी, ठीक है। और इसमें यदि आप कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं और ऐसे जब आप इसको ऐसे मिला रहे होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपका बी है और ये आपकी एल है, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब आप ध्यान से समझिए, यदि कोई एक पॉइंट ये एम है तो हमेशा इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, जैसे इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा ए एम बी का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम बी का जो एरिया होगा, उस एरिया का ये वाला जो एरिया होगा वो इसका आधा होगा। मतलब इसके अपॉन में यदि हमने 2 कर दिया तो हमें ये वाले ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। अब आप समझिएगा, यदि हम इसको कैसे कैसे और हम बना सकते हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल और यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल और मैंने बनाया जो कि पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी, ठीक है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझने की कॉन्सेप्ट है क्या। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ लिया था, यदि मैं ये पॉइंट यहाँ लेता और मैं कुछ ऐसे मिला रहा होता तब भी इसका जो एरिया होता वो टोटल का हाफ होता, ठीक है। यदि इन दोनों का जो एरिया है उसका सम और ये दोनों आधा आधा होते, ठीक है, मतलब टोटल का हाफ होता। यदि मैं इस पॉइंट को कैसे भी बना सकता हूँ, जरूरी नहीं था कि ये पॉइंट यहाँ होता। मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ बनाता और ऐसे ऐसे मिलाता तब भी ये वाला जो ट्राइंगल जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो पूरे क्वाड्रिलेटरल का हाफ होता। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब देखिए, यदि हम 7वीं प्रॉपर्टी की बात करें तो 7वीं प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक पैरेललोग्राम हमें यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने करा क्या, ये ए बी सी डी है, इनके मिड पॉइंट्स बना दिए मैंने यहाँ पर, है ना, ठीक है, ये इनके मिड पॉइंट। अब इन मिड पॉइंट्स को यहाँ पर मैं मिलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस मिड पॉइंट को मैंने यहाँ पर ऐसे मिला दिया और वैसे यहाँ पर मैंने एक डायगोनल ऐसे खींचा, ठीक है, और इस मिड पॉइंट को मैंने यहाँ पर ऐसे मिला दिया। जब आप इन मिड पॉइंट्स को मिला रहे होंगे तो आप ध्यान से समझना कि ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के ये मिड पॉइंट्स जो होंगे वो मिड पॉइंट्स हमेशा और हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है, इस डायगोनल के। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ट्राइंगल ए डी सी को जब आप ध्यान से देखेंगे और ये मिड पॉइंट होंगे इस ट्राइंगल के, ठीक है, तो मिड पॉइंट होंगे। तो एक थ्योरम मैंने आपको समझाई थी ट्राइंगल में, मैंने आपको बताया था कि हमेशा और हमेशा यदि इसके पैरेलल ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली कोई लाइन हो तो हमेशा यदि ये आपका यहाँ पर ए है तो ये वाली जो लाइन की लेंथ होगी वो AY2 होगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये D1 है तो ये क्या होगा आपका D1/2 और ये भी क्या होगा आपका D1/2। वैसे ये वाला जो डायगोनल है वो मैंने यहाँ पर ऐसे खींचा और इन पॉइंट्स को जब मैं यहाँ पर ऐसे मिलाता हूँ तो ये वाला जो डायगोनल है वो मैंने मान लिया कि यहाँ पर D2, ठीक है, D2 मान लिया। तो यहाँ पर ये वाली जो लेंथ होगी मैं इसको नाम दे देता हूँ PQRS। तो ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी आपकी यहाँ पर D2/2 और ये भी क्या होगी D2/2। अब वैसे भी हम हमेशा जानते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम में, मैंने आपको प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में ही बताई कि हमेशा और हमेशा जो डायगोनल्स होती हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते, है ना। अब जब इक्वल नहीं होंगे तो ये साइड्स भी इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली साइड PQ जो होगी वो SR के इक्वल होगी और यहाँ पर PS जो होगी वो किसके इक्वल होगी, QR की इक्वल होगी। तो ये बात तो समझ में आई हमें कि आमने सामने की साइड्स जो हैं वो तो इक्वल हैं लेकिन चारों साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को मिला रहे होंगे बीच के तो वो 90 पर भी इसको एक दूसरे को नहीं काट रहे होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हम मिड पॉइंट्स को मिलाकर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा और हमेशा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। वो अपने आप में एक पैरेललोग्राम ही होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आपकी हो गई 7वीं प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी होगी 8वीं प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर 8th। अगर हम 8th प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें ध्यान से समझना, यहाँ पर बोर्ड पे मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया है और ये जो पैरेललोग्राम है
इसमें आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये V है तो ये भी होगी, और ये L है तो ये भी L होगी। अब करते क्या, हम यहाँ पर इनके एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, ठीक है। जैसे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब इनके एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। जैसे एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो मैंने यहाँ पर आगे बढ़ाया, ये यहाँ पर ऐसे चला गया, ठीक है। ऐसे एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो यहाँ पर कहीं आकर मिलता है। वैसे एंगल D का जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहीं यहाँ पर आकर मिलता है, ठीक है। वैसे एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो कहीं यहाँ पर आकर ऐसे मिलता है, ठीक है। और बीच में आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा होगा, ठीक है। उसको नाम दिया मैंने PQRS, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होगा वो हम थोड़ा सा देखते हैं। अब आप समझिए, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसकी एक प्रॉपर्टी और आप ध्यान से समझना, क्योंकि आमने सामने की साइड्स कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर आमने सामने की साइड्स पैरेलल होंगी तो हमेशा ध्यान रखना जो एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है, आसन्न कोण होंगे, ये वाले एंगल D और एंगल A, एंगल D प्लस एंगल A का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। वैसे ही एंगल C प्लस एंगल B का जो सम होगा वो क्या होगा, आपका 180 डिग्री होगा। अब इसके साथ जब हम इनके एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो आप खुद ही बताइए, यहाँ पर अगर ये पूरा एंगल D है तो आधा एंगल क्या होगा आपका, D/2 होगा। वैसे ये क्या होगा, A/2 होगा कि नहीं होगा। और अगर हम इसको हाफ करते हैं, D/2 और A/2, अगर इन दोनों को हाफ करते हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आएगा, अगर मैं अपॉन में 2 कर दूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम, एंगल्स का सम कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90। अब जब ये एंगल 90 होगा तो ये अंदर वाला कितना होगा, 90। तो फिर यहाँ पर भी ऐसे ही क्या हो जाएगा, 90, और ये भी क्या हो जाएगा, 90, और ये भी क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। तो अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि अंदर इस क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। अब मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री का जो यहाँ पर एंगल बनता है वो सिर्फ और सिर्फ या तो आपका रेक्टेंगल में बनेगा या फिर स्क्वायर में बनेगा, ठीक है। तो या तो ये स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वाली साइड्स जो आमने सामने की साइड्स हैं वो क्या है, B है, और यहाँ पर ये वाली साइड्स क्या है, L है। अब यदि मैं इस पूरी साइड्स को यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है, यहाँ पर मतलब DQ को यदि मैं A मान लेता हूँ, ठीक है, DQ मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर A मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर PD मैंने यहाँ पर B मान लिया, तो मैं अगर इतनी लेंथ की बात करूँ तो ये क्या होगी, आपकी A-B होगी। अब वहाँ पर सेम चीज़, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल सेम होते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पर ये A-B होगी, तो ये भी क्या होगी, A-B होगी। अब आप ध्यान से समझना, ये लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक है, BS की लेंथ, ये दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी, ठीक है। वैसे ही सेम चीज़ अगर मैं इसको पूरा CQ को मैं क्या मान लूँ, यहाँ पर X मान लेता हूँ, ठीक है। CQ क्या मान लिया मैंने, यहाँ पर X मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर CR जो है वो मान लिया मैंने यहाँ पर Y। तो मुझे इतनी लेंथ क्या मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगी, X माइनस वाई, तो ये भी क्या हो जाएगी, X माइनस वाई। तो यहाँ पर मुझे एक बात अच्छे तरीके से समझ में आई कि आमने सामने की साइड्स तो इक्वल हैं, और साथ ही साथ एक बात और समझ में आई कि अंदर के जो एंगल्स हैंगे वो एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो ये सारी कंडीशन, आमने सामने की साइड्स इक्वल, ठीक है, और साथ ही साथ 90 डिग्री के एंगल्स जब अंदर बनते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा रेक्टेंगल होता है, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको भी समझाया, एक आयत होता है, तो यहाँ पर जो अंदर जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, रेक्टेंगल बन रहा होगा, ये आप याद रखना, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर से जब आप अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे होंगे वो हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी 9th होगी। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जब आप कोई एक पैरेललोग्राम बना रहे होंगे, ध्यान से समझना, ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें आमने सामने की साइड्स कैसी हैं, सेम है। तो समझिएगा, यहाँ पर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और इनके कोई मिड पॉइंट मैंने ले लिए। यहाँ पर एक मिड पॉइंट ये है और एक मिड पॉइंट ये है, मैं इसको M दे देता हूँ और इसको मैं N दे देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने डायगोनल बना दिया, ठीक है, BD एक डायगोनल है। अब कंडीशन क्या है वो ध्यान से समझना। अगर मैं इसको यहाँ पर A को इस मिड पॉइंट से मिला दूँ और M को मैं C से मिला दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट बीच में मिल रहे हैं, ठीक है। डायगोनल पर BD डायगोनल पर मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं।
ये दोनों के दोनों जो पॉइंट हैं वो हमेशा इस बी डी डायगोनल को 3 भागों में डिवाइड कर रहा है। देखिए आप यहाँ पर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ क्या, यहाँ पर P, इसको दे देता हूँ Q। अब आप ध्यान से समझिएगा, DQ, DP और PQ और QB, ये हमेशा ये जो मिड पॉइंट्स होंगे और ये दोनों लाइन है AN और MC, ये दोनों लाइंस इस DB डायगोनल को बराबर बराबर 3 भागों में विभाजित करती हैं। मतलब यहाँ पर DP, PQ और QB ये तीनों इक्वल होंगी। तो यहाँ पर अगली नवी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि DP बराबर होगा किसके, PQ के, और PQ बराबर होगा किसके, QB के। ठीक है, ये हमेशा होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी 10वीं आती है, ध्यान से समझना, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। ABCD यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया गया है। अभी आप ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो है BD और AC मैंने यहाँ पर क्या डायगोनल खींच दिए दो, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर इन डायगोनल्स का जो सम होगा, स्क्वायर का जो सम होगा, मतलब कि यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हमेशा और हमेशा इन भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस यहाँ पर DA स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान से समझना, यदि ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। तो आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये क्या है, इसके डायगोनल है। ध्यान रखना ये डायगोनल है। ठीक है, अब जब आप प्लस कर रहे होगे तो आप बताइए AB बराबर होगा किसके, CD के। ठीक है, तो मैं इसकी प्लेस पर एक ही लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर प्लस, वैसे ही BC बराबर होगा किसके, AD के। तो मैं सिर्फ BC लिख सकता हूँ कि BC स्क्वायर, और डबल कर दूँ मैं इनको, क्योंकि इक्वल है तो डबल कर दूँ। तो यहाँ पर ये जो आपका प्रॉपर्टी बनी वो क्या है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये पूरा का पूरा हमारा क्वाड्रिलेटरल में हमने पैरेललोग्राम को अच्छे तरीके से समझा, और सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैंने आपकी एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दी। अब यहाँ तक आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से नोट डाउन करिए और इनको अच्छे तरीके से समझिए, और इनमें अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, अब इसके आगे की क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं, आप इनको फॉलो करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और मुझे बताइए जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए और सजेस्ट करिए। देखिए यहाँ तक हमारा जो क्वाड्रिलेटरल में अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अब ये पूरा का पूरा आप नोट डाउन करिए, जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई इनको अच्छे से समझिए, और इनमें अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब यहाँ तक एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इनके हमें क्वेश्चंस करने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर 3 बेसिक बातों पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। एक सबसे पहली बात यह है कि आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी समझ पाएंगे। दूसरी बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके रखना, स्पीड नहीं कम होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी रखिए और स्पीड, वैसे भी अगर हम जानते हैं कि एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है, स्पीड भी लेकिन थोड़ी सी स्पीड भी आपकी हो, क्योंकि पिछला जो मेंस हुआ है एसएससी सीजीएल का उसमें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, तो थोड़ा सा हमें उस पर भी ध्यान देना। तो स्पीड आपको साथ लेके चलना है, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है लेकिन आपकी अगर एक्यूरेसी नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका नंबर चला जाएगा। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।